फिजिक्स चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। तो स्टार्टिंग में इसमें कुछ इक्वेशंस दे रखी है। जैसे फर्स्ट दे रखी है मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू वी टी। तो ऐसे यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इन्होंने दो तीन इक्वेशंस दे रखी है। जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो गया, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इनको मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। तो सीधा हम शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन से। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है ऑब्जेक्ट का मोशन एक सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई भी सर्कल है तो सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है अलोंग द सर्कल तो वो उसका कौन सा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी है वो तो सेम रहती है, बट जो डायरेक्शन है ना वेलोसिटी की वो चेंज होती रहती है। क्योंकि अगर सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज होती रहेगी, बट वेलोसिटी सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो सेम रहती है, बट जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें जो स्पीड है बॉडी की वो अनचेंज रहती है, स्पीड सेम रहेगी, बस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। फिर नेक्स्ट आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना एंगल बनाता है सर्कल में उसको बोलते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उसने चलना शुरू किया, ठीक है, और एक यूनिट टाइम में उसने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, यहां से चलना शुरू किया, एक यूनिट टाइम में यहां इतना इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब जो सर्कल पे हम डिस्टेंस देखते हैं वो क्या होता है? वो एंगल होता है। ठीक है, तो इसने कितना एंगल बनाया यूनिट टाइम में, वो होती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। ठीक है, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, थीटा उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया यूनिट टाइम में, टी फॉर टाइम। कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम ले सकते हैं, 1 मिनट का, आधे मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑब्जेक्ट ने कितने डिग्री का एंगल बनाया है सर्कल पे, वो होती है उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी। फिर आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहले आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन थे, न्यूटन को बोला जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। न्यूटन ने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया 1687 में, तो उसमें उन्होंने दिए थे अपने लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज है मोशन के, स्कूल टाइम में सबने पढ़े होंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जो डेफिनेशंस है वो तो सबको ऑब्वियसली रट्टा लगा होगा न्यूटन्स के लॉज की, तो बट यहाँ पे हम उनकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे, उनका रियल मीनिंग क्या है जो न्यूटन्स के लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरीबॉडी मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो इनिशियली रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, अब देखो कोई चेयर पड़ी है, चेयर है, टेबल है, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो फॉर अ टाइम बीइंग वो मोशन में आएगा, जैसे ही हम उस पर फोर्स हटा देंगे तो वो फिर से रेस्ट में आ जाएगा। जो फर्स्ट लॉ है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ गलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे बॉडी कि इनिशियल स्टेट में चेंज आता है। जैसे कि इनिशियली बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में है तो उस पर हम फोर्स लगाएंगे वो रेस्ट में आ जाएगी। वो क्या है? वो इनर्शिया है। ठीक है, इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी पे फोर्स लगाने से बॉडी की जो इनिशियल स्टेट है वो चेंज होती है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया 2 तरह का होता है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखो, अगर रेस्ट में है फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में है फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगी। तो इनर्शिया कितना हो गया? 2 तरह का हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ
मोशन। अब फर्स्ट लॉ की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखी है। अब जो बस में होते हैं या हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, किसी भी चीज में ट्रैवल करते हैं, तो होता क्या है, जब बस में पैसेंजर्स बैठे होते हैं तो बस सडनली चलना शुरू कर देती है, तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो पीछे को बेंड हो जाते हैं। पीछे को बेंड क्यों होते हैं? ड्यू टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बॉडी होती है ना, उस टाइम पे बॉडी रेस्ट में होती है, तो जैसे ही बस एकदम से चलती है तो वो मोशन में आती है, जिसकी वजह से जो पैसेंजर्स होते हैं वो पीछे को बेंड हो जाते हैं। इसका उल्टा होता है जब ड्राइवर ब्रेक मारता है। ठीक है, बस चल रही है, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारी तो हमारी बॉडी भी मोशन में है ना बस के अंदर, तो हम मोशन में है, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारे एकदम से रेस्ट में आ गया तो हम आगे को बेंड हो जाएंगे जैसे ही बस रुकेगी, क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में थी, एकदम से ब्रेक लगने की वजह से हम रेस्ट में आ गए, तो जिसकी वजह से बॉडी आगे को बेंड हो जाएगी। सेम थर्ड एग्जांपल है, जैसे कोई ब्लैंकेट को हम बीट करते हैं स्टिक के साथ तो डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं। क्यों? पहले वो रेस्ट में होते हैं, जैसे ही हम उनको बीट करते हैं तो वो मोशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर को बाहर आते हैं। फिर आते हैं फर्स्ट लॉ में कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि फोर्स की डेफिनेशन होगी। फोर्स क्या होता है? फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज होता है जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आती है। चेंजेस क्या आती है? बॉडी की इनिशियल स्टेट में चेंज आती है। अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी। ये होता क्यों है? इनिशियल स्टेट बॉडी की चेंज क्यों होती है? ड्यू टू फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज है जिसकी वजह से बॉडी में चेंज आ रही है, बॉडी की इनिशियल स्टेट में चेंज आ रही है। जैसे कि पुश हो गया, पुल हो गया, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन इन अ कॉइल्ड स्प्रिंग, एक्शन रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन, ये सारी क्या है? ये फोर्स की एग्जांपल्स है, ये सारी की सारी फोर्स है। ठीक है, किसी चीज को हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, क्या करते हैं? हम उसमें फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाएंगे तभी धक्का लगेगा, या हम उसको अपनी तरफ खींचेंगे, फोर्स लगेगी तभी होगा ना। तो ये सारी क्या है? ये सारी की सारी फोर्स है। फिर आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब जो बॉडी पे हम मोशन लगाते हैं उसकी जो क्वांटिटी या अमाउंट होती है उसको बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास क्या? बॉडी का। अब जो मोमेंटम है वो डिपेंड करेगी बॉडी के मास पे और बॉडी की वेलोसिटी पे। ठीक है, हमने कितनी वेलोसिटी से उसको फोर्स लगाई है और बॉडी का मास कितना है। अगर कोई हैवी बॉक्स है उसको हम धक्का लगाएंगे, ठीक है, हम बहुत जोर से भी धक्का लगाएंगे तो वो थोड़ा सा मूव करेगा। अगर कोई हल्की सी चीज है तो उसको हम हल्का सा भी धक्का लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी मूव कर जाएगा। तो इसीलिए मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है, बॉडी की मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो मोमेंटम चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के। ठीक है, हम मतलब कि अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो मोमेंटम ज्यादा होगा, फोर्स कम लगाएंगे तो मोमेंटम कम होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? F इज इक्वल्स टू एम ए। फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? जो बॉडी की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन मैंने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन बताई थी। एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि स्पीड है तो वैसे ही एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये दोनों जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट जो स्पीड लगा लो, एक्सेल जैसे स्पीड और वेलोसिटी है वैसे ही हम एक्सेलरेशन को लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आता है न्यूटन से सेकंड लॉ में क्या है? फोर्स की स्ट्रेंथ बताता है जो न्यूटन का सेकंड लॉ के हमने कितनी फोर्स लगाई है, कितनी जोर से फोर्स लगाई है, न्यूटन के सेकंड लॉ से पता चलता है। क्योंकि हम जितनी फोर्स लगाएंगे बॉडी पे उतना उसका मोमेंटम होगा। फोर्स ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो मोमेंटम कम होगा। तो जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी। फिर चलते हैं थर्ड लॉ के। थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्स्ट आती है रिकॉइल ऑफ अ गन। अब देखो, गन में से हम जब फायर निकालते हैं तो क्या होता है, जो गोली होती है गन से निकलती है वो आगे को जाती है, और जो बंदा गन चलाता है उसका जो कंधा है वो पीछे को जाता है। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, गन की जो फायर है वो तो आगे को जा रहा है, लेकिन जो पर्सन गन चला रहा है उसका कंधा पीछे को जाएगा। ठीक है, मोशन ऑफ अ रॉकेट, रॉकेट का भी सेम वही होता है। जब फ्यूल बर्न होता है रॉकेट का तो गैसेस पीछे को निकलती है और रॉकेट को आगे धकेलती है। ठीक है, रॉकेट आगे को जाता है, गैसेस पीछे को निकलती है। स्विमिंग के केस में भी सेम होता है, पानी हम पीछे को, जो स्विमर होता है वो क्या करता है, पानी पीछे को धकेलता है और खुद उसकी जो बॉडी है वो आगे को मूव करती है। या फिर कुएं से हम पानी निकालते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, बाल्टी से हम पानी निकाल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उस केस में इन केस उसकी रस्सी टूट जाए तो हम क्या है, कुएं में जाकर गिर जाएंगे। तो ये भी क्या है, थर्ड लॉ पे ही बेस्ड है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या बोलता है कि अगर दो बॉडीज, देखो ये दो बॉडीज है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इधर को आ रही है तो ये इधर को आ रही है, तो इनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होएगा ना वो कांस्टेंट होएगा। ठीक है, जब तक ये आपस में टकराती नहीं है। जैसे ही फॉर द टाइम बीइंग ये टकराएगी तो कुछ टाइम के लिए इनका जो मोमेंटम है वो चेंज होगा, और जैसे ही वो क्रॉस करके आगे निकल जाएगी तो इनका जो लीनियर मोमेंटम है वो फिर से सेम हो जाएगा। मतलब कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है बॉडीज का वो सेम रहता है। ठीक है, कोलिजन के टाइम पे चेंज आती है, बट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो बॉडीज का मोमेंटम है वो सेम रहता है। जो रॉकेट है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ही काम करता है। रॉकेट में भी तो वही होता है ना, फ्यूल बर्न होता है, गैसेस पीछे को निकलती है तो रॉकेट को आगे को धकेलती है। ठीक है, तो फॉर अ टाइम बीइंग उनका जो मोमेंटम चेंज होता है तो रॉकेट का जितनी स्पीड से रॉकेट ऊपर को जाता है उतनी स्पीड से जो गैसेस है वो पीछे को आती है। फिर लास्ट आती है एक टर्म इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, कुछ टाइम के लिए जब हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए जो हम लार्ज फोर्स लगाते हैं बॉडी पे तो उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। तो इंपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इंपल्स का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है इसकी तो तभी वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे यूनिट इसके क्या हो गए, न्यूटन सेकंड। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।